हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नाउन के पोजीशन। यानी कि इसके पिछले वीडियो में हमने कुछ कंसेप्ट्स को सीखा था जिसमें हम आपको बात किए थे कॉमन पोजीशंस की, और कॉमन पोजीशंस को हल्का सा रिवाइज करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कॉमन पोजीशंस होता क्या है। तो आपको इसके पिछले वीडियो में कॉमन पोजीशंस के बारे में क्या बताया गया था। कॉमन पोजीशंस टू टाइप्स के होते हैं। कॉमन पोजीशन मैंने बताया था कि दो टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स का मतलब एक यहाँ पे होगा जिसको हम बोलेंगे ज्वाइंट पोजीशन, ज्वाइंट पोजीशन, और दूसरे नंबर पे जो इसका टाइप आएगा जिसको हम बोलते हैं सेपरेट पोजीशन, सेपरेट पोजीशन। यानी कि हमने इन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से सीखा था कि आखिरकार ज्वाइंट पोजीशन क्या है, सेपरेट पोजीशंस क्या है। इसी चीज़ को थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आइए इस चीज़ को पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज ज्वाइंट पोजीशन, मतलब ज्वाइंट पोजीशन क्या है एंड व्हाट इज सेपरेट पोजीशन। तो देखिए, ज्वाइंट पोजीशन में मैंने ये आपको बताया था कि एक नाउन दिखेगा आपको, आपने कहा ओके, फिर उस नाउन के बाद क्या दिखेगा, एंड, फिर एक नाउन दिखेगा। अब ये दोनों मिलकर के कंपाउंड बन जाते हैं। उसके बाद इस पूरे कंपाउंड पे एपस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। इसका मतलब कि अगर इधर कोई इसकी जो पोजीशन होगी, यहां पे जो कुछ भी इनकी पोजीशन होगी वो इस नाउन की भी होगी और इस नाउन की भी होगी। यानी कि सेम थिंग्स दोनों लोगों की होगी। ठीक है, तो इस केसेज में ये सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है, सिंगुलर या प्लूरल। आपने इसको सीख चुका था कि ये सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है। आपने इस बात को सीख चुका था। फिर यहाँ पे सेपरेट पोजीशन में आपने ये सीखा कि एक नाउन होगा, ठीक है, जैसे ये है, फिर एंड लगा होगा, एंड के बाद फिर एक नाउन आएगा, और इसके बाद ना यहाँ पे जो इनकी पोजीशन आएगी, यहाँ पे जो इसकी पोजीशन आएगी वो पोजीशन डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी। यानी कि इसकी डिफरेंट पोजीशन होगी और इसकी डिफरेंट। मतलब यहाँ पे भी आपको यूज करना होगा एपस्ट्रॉफी एस और यहाँ पे भी यूज करना होगा एपस्ट्रॉफी एस। तो इसकी अलग पोजीशन, इसकी अलग, अगर दोनों को देखा जाए तो ये मिल करके टू और मोर हो जाएंगे। यानी कि इस केसेज में आप समझ पाए कि इन्हें हमेशा प्लूरल रखना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंट पोजीशन है, इसकी अलग है डिफरेंट, इसकी डिफरेंट। मतलब इस नाउन की डिफरेंट पोजीशन और इसकी डिफरेंट, दोनों के डिफरेंट है। तो दोनों को अगर यहाँ पे एक साथ लिखा जाएगा मिला करके तो ये प्लूरल होंगे, क्योंकि एक से ज़्यादा होंगे। एक तो कम से कम इसकी होगी, एक इसकी, तो ऐसे ही दो हो गए। समझ रहे हैं? या हो सकता है इसकी एक से ज़्यादा हो, इसकी भी एक से ज़्यादा हो, तब भी प्लूरल। यानी कि इस हालत में हमेशा ये प्लूरल होंगे, और यहाँ सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकते हैं। तो आइए इस चीज़ पे ना हम एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं जिसे आप क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देन जैसा मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, रोहित एंड मोहित, रोहित एंड मोहित्स वाइफ। अब बस इतना बताइए, क्या ये सही है? आपने बोला सर गलत है। जैसे इस सेंटेंस को आप पूरा लिखेंगे, रोहित एंड मोहित्स वाइफ हैज या हैव कम। मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिख दिया। अब बताइए ये कौन से पोजीशन है, सेपरेट पोजीशन है या ज्वाइंट पोजीशन है? तो आपने बोला सर नाउन, नाउन के बाद एंड, ठीक, फिर एक नाउन, फिर नाउन, फिर इस पूरे कंपाउंड पे एपस्ट्रॉफी एस। यानी कि इस पूरे के ऊपर आपको दिख रहा है क्या, एपस्ट्रॉफी एस। ये एपस्ट्रॉफी दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो इसका मतलब बोलेंगे कि सर ये ज्वाइंट पोजीशन हुआ। क्या हुआ? ज्वाइंट पोजीशन हुआ। ये क्या हुआ? ज्वाइंट पोजीशन। अब बोलेंगे कि सर जब ये ज्वाइंट पोजीशन हो गया ना, क्या हो गया, ज्वाइंट पोजीशन, तो इसका मतलब
कि ये सेम चीज़ जो है, ये पोजीशन यही रोहित की भी है और यही मोहित की भी। तो कल अपने ऐसा सीखा था, जो कि ऐसा हो नहीं सकता कि दो लोगों की सेम वाइफ हो, यानी कि ये सेंटेंस गलत है। तो इसे सही करने का मतलब क्या कि आपको इसको सेपरेट पोजीशन में लिखना पड़ेगा। किस में? तो ये रॉन्ग है सेंटेंस। इसको सेपरेट पोजीशन में लिखने के लिए इस पे भी एपस्ट्रॉफी एस, इस पे भी एपस्ट्रॉफी एस। जैसे यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, रोहित एंड मोहित्स वाइफ हैज या हैव कम। ठीक है, अब बताइए, अब इस पे भी एपस्ट्रॉफी एस दिख रहा है, इस नाउन पे, फर्स्ट नाउन पे, तो फर्स्ट नाउन पे भी अगर एपस्ट्रॉफी एस दिख जाए, फिर एंड दिख रहा है, ठीक है यहाँ, फिर दूसरे वाले नाउन पे भी यहाँ क्या आना चाहिए, एपस्ट्रॉफी एस। देखिए आया है। जब एंड के पहले वाले पे भी बाद वाले पे भी दोनों पे अगर एपस्ट्रॉफी एस दिखे तो इसे कौन सा पोजीशन मानते हैं, सेपरेट पोजीशन। क्या मानते हैं, सेपरेट पोजीशन। ये सेपरेट पोजीशन हुआ, मतलब इसकी पोजीशन जो है यही नहीं है, इसकी डिफरेंट पोजीशन है और इसकी भी डिफरेंट है। तो इसकी यानी कि अलग वाइफ है और इसकी जो है वाइफ वो अलग है, यानी कि दोनों की डिफरेंट वाइफ है। अब डिफरेंट वाइफ का मतलब टू हो गई। अब टू हो गई तो क्या यहाँ वाइफ लिख पाएंगे आप? कहेंगे नहीं सर, तब यहाँ काट करके इसे हमें वाइफ्स करना पड़ेगा, यानी कि प्लूरल लिखना पड़ेगा। और जब ये वाइफ्स आप कर लिए तो बात टू और मोर की हो रही है, तो हैज यहाँ से गायब और आ गया हैव। तो इतनी चीज़ें आपने कल सीख चुके थे, इसको मैंने अच्छे से थोड़ा सा रिवाइज कर दिया ताकि आप समझ सके कि मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा क्या था, और इससे अब आगे की तरफ हम बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर इसे आप नोट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं। चलिए, तो अब इसको हम क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इससे हम क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसे इरेज करते हैं। तो आप समझ चुके हैं जॉइंट पोजीशन क्या है, सेपरेट पोजीशन क्या है। ठीक है, चलिए, तब इसके आधार पे हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चंस देंगे और आप फिर उसे करेंगे। ये तो मैंने समझाया जैसा मैंने पढ़ाया था। अब एक क्वेश्चंस देते हैं, उस क्वेश्चंस को कौन करेगा, आप करेंगे। करेंगे ना, बोलिए। हाँ चलिए, तो आइए हम उस क्वेश्चंस को देते हैं और आप करने का प्रयास कीजिए। अब आइए क्वेश्चंस ये देते हैं कि जैसे आ जाएगा कि राम्स एंड श्याम्स वाइफ हैव या हैज क्या होगा, कम। अब बिल्कुल सेम वैसा ही है, बस ये नाम चेंज हो गए हैं। तो आप क्या करेंगे, समझ गए कि राम पे भी एपस्ट्रॉफी एस, यानी कि इसकी यहाँ डिफरेंट वाइफ, इस पे भी एपस्ट्रॉफी एस, यानी कि डिफरेंट वाइफ, यहाँ एक वाइफ, यहाँ एक वाइफ, दोनों को हमने ऐड किया तो ये मिलकर हो गई वाइफ्स। तो इसको वाइफ नहीं बल्कि क्या लिखेंगे, वाइफ्स, प्लूरल में लिखेंगे। जब ये प्लूरल हुआ तो यहाँ पे आया हैव, हैज, दोनों में हैव लिख दिया क्या, तो यहाँ होगा हैज और ये हैज क्या हुआ, गलत। ये होंगे ऐसे। अब बताइए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। अच्छा, अगर मैंने ऐसा लिखा तो ये तो गलत है ना। अगर मान लीजिए इस पे एपस्ट्रॉफी एस मैंने नहीं लगाया, सिर्फ यहाँ पे लगाया, इस पे न लगा के सिर्फ इस पे लगाया, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, पता है क्यों? क्योंकि इसकी और इसकी दोनों की एक सेम वाइफ हो नहीं सकती, तो ये तो गलत है सेंटेंस। ठीक है, लेकिन अगर इस बात को मैं ये बोलना चाहूं, क्या इसका मतलब ये है ना कि राम की वाइफ और श्याम की वाइफ आ गई हैं। ठीक है, कौन आ गई हैं, राम की वाइफ और श्याम की वाइफ आ गई हैं। ठीक है, तो कौन आया है, तो बोलेंगे ना ऐसे, जैसे मान लीजिए राम दिख रहा है, उधर श्याम दिख रहा है, तो बोलेंगे राम की वाइफ श्याम की वाइफ आ गई हैं।
नहीं समझ रहे हैं? बोलेंगे राम की भी वाइफ, श्याम की भी वाइफ दोनों आ गई हैं। तो इसका मतलब है राम्स वाइफ एंड श्याम्स वाइफ, दोनों को मैंने यहाँ पे ऐड किया, वाइफ्स हो गया। तो लिखेंगे राम्स एंड श्याम्स वाइफ्स हैव कम। तो इसका मतलब कि राम की वाइफ और श्याम की वाइफ आ गई हैं। लेकिन इसका क्या मतलब है कि राम और श्याम की वाइफ आ गई हैं, राम और श्याम की वाइफ आ गई हैं, इसका मतलब राम और श्याम की वाइफ आ गई हैं। अब बताइए राम और श्याम मतलब दोनों की वाइफ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि राम की भी वाइफ है श्याम की भी, राम और श्याम दोनों की वाइफ। अरे राम और श्याम की अलग अलग वाइफ होंगे, अलग अलग होगी तो ऐसे लिख दिए। लेकिन अगर इस बात को आप ऐसा बोलेंगे, थोड़ा गौर कीजिएगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा तब समझ पाएंगे। देखिए अगर ऐसा बोलेंगे कि राम, ध्यान से सुनेंगे, इधर कौन है राम, उधर कौन है श्याम की वाइफ, श्याम नहीं कौन श्याम की वाइफ, इधर कौन है राम, उधर कौन है श्याम की वाइफ। तो बोलेंगे कि राम और श्याम की वाइफ दोनों आ गए हैं, मतलब कौन आया है, राम आया है, और श्याम नहीं बल्कि श्याम की वाइफ आई है। ध्यान से सुनिएगा, मतलब कौन आया है, राम और श्याम नहीं, श्याम की वाइफ। कौन लोग आए हैं, दो लोग, कौन, एक राम आया है, दूसरी श्याम नहीं बल्कि उसकी वाइफ आ गई है। अगर इस बात को बोलेंगे तो क्या आप ऐसे बोलेंगे राम एंड श्याम्स वाइफ हैव कम, गलत हो जाएगा। तब तो हो जाएगा इस तरह से लिखने का मतलब ये हुआ कि ये वाइफ राम की भी और श्याम की भी। तो अगर ये बात आपको बोलना पड़ जाए कि राम और श्याम की वाइफ आ गई हैं, कैसे बोलेंगे भाई, बोलना पड़ सकता है कि नहीं कभी। मान लीजिए जैसे बोलेंगे कि राम की वाइफ और श्याम की वाइफ आ गई हैं, राम की वाइफ और श्याम की वाइफ आ गई हैं, मतलब राम की भी आई हैं और श्याम की भी आई हैं। लेकिन राम की वाइफ नहीं आई हैं, राम ही आ गए, लेकिन श्याम नहीं आया, अपने वाइफ को भेज दिए। वैसे बोलेंगे कि राम और उधर श्याम की वाइफ, मतलब बोलेंगे राम और फिर बोलेंगे श्याम की वाइफ आ गई हैं। तब इस बात को कैसे बोलेंगे, क्या ऐसे बोलेंगे कि राम एंड श्याम्स वाइफ हैज कम या हैव कम, गलत होगा। गलत होगा कि नहीं होगा, आप बताइए पहले। ऐसे बोलेंगे कि राम एंड श्याम्स वाइफ, राम एंड श्याम्स वाइफ हैव कम, तब तो गलत हो जाएगा, नहीं समझ पाए। यहाँ राम आया है, राम की वाइफ नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। और इधर कौन आया है, श्याम नहीं बल्कि श्याम की वाइफ आई है, तो वाइफ तो करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि श्याम की वाइफ आई है और ये राम आया है। तो राम और श्याम की वाइफ, अब दो लोग हैं तो आप लिखेंगे हैव कम। तो क्या ऐसा लिखेंगे, तो कहेंगे सर ऐसा लिखने पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज्वाइंट पोजीशन का केस बन गया। अब ज्वाइंट पोजीशन का बन गया तो इसकी मीनिंग निकलने लग जा रही है। इसकी मीनिंग कैसे निकलने लग जा रही है कि ये राम की भी वाइफ है, श्याम की भी वाइफ है। तब तो समस्या आई कि नहीं आई, आप खुद बताइए, समस्या आई कि नहीं आई। तो अगर इसी बात को आप बोलेंगे कि भाई राम की वाइफ नहीं बल्कि राम आया है और श्याम की वाइफ आई है, तो इस बात को ऐसे बोलना चाहेंगे, अरे भाई राम देखो, ऐसे बोलेंगे देखो राम और श्याम की वाइफ आ गए हैं, ठीक है। तब इस चीज़ को सॉल्व करने का एक तरीका है, मतलब इसे सही करने का एक तरीका है कि यहाँ एक कॉमा यूज करेंगे। क्या करेंगे, एक कॉमा। अब बोलेंगे कि राम एंड श्याम्स वाइफ्स नहीं, ठीक है। तो राम एंड श्याम्स वाइफ मतलब राम आया है और श्याम की वाइफ। अगर यहाँ कॉमा नहीं लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, ज्वाइंट पोजीशन का केस। और ज्वाइंट पोजीशन के केस में लगेगा कि ये राम की भी वाइफ और ये श्याम की भी वाइफ, जो कि ऐसा नहीं पॉसिबल है। तब हम बताना चाह रहे हैं कि राम आया है और कौन आया है, श्याम की वाइफ आई है। इस वजह से हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, राम, ये कॉमा लगाएंगे और इस कॉमा का नाम पता है, इस कॉमा को हम बोलते हैं ऑक्सफोर्ड कॉमा। क्या बोलते हैं, ऑक्सफोर्ड कॉमा। इससे ऑक्सफोर्ड कॉमा कहते हैं, या इसको हम सीरियल कॉमा भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको ऑक्सफोर्ड कॉमा या इसको सीरियल कॉमा भी कहते हैं। कौन सा कॉमा, सीरियल कॉमा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमा लगेगा, जिस कॉमा का नाम क्या होगा, ऑक्सफोर्ड कॉमा, ठीक है।
तो क्या समझ पाए कि राम एंड श्याम्स वाइफ हैव कम, मतलब कौन आया? राम और श्याम की वाइफ, मतलब राम आया है और श्याम की वाइफ हैव कम। अब दो लोग हैं तो यहाँ पे हैव होगा, हैज तो होगा नहीं, बिल्कुल। तो आप समझ पाए, अगर ये कॉमन नहीं रहेगा तब तो अनर्थ हो जाएगा कि राम की भी वाइफ है वो, श्याम की भी वाइफ है वो, इम्पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे हमें बताना है कि राम आया है और उस श्याम की वाइफ आई हैं, दोनों लोग आए हैं, तो यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा ऑक्सफोर्ड कामा। तो क्या आप समझ पाए यहाँ पे कि आखिरकार इसको बोलेंगे कैसे और ऑक्सफोर्ड कामा क्या होता है? ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ऑक्सफोर्ड कामा। ठीक है, तो आइए ऑक्सफोर्ड कामा को समझ गए। अब ना इसको हम क्या करते हैं, मिटा करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि यहाँ तक आप समझ पाए होंगे, कोई समस्या नहीं होगी। कि कोई डाउट होगी तो आप कमेंट करना ना भूलें, ज़रूर कमेंट करें और आप मुझे अपना डाउट बताएं, आपके डाउट को ज़रूर इसमें सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आइए इसे हम इरेज करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कौन सी चीज़ की? ऑफ की। देखिए ऑफ से पहले ना हम सोच रहे हैं कि आपको क्या बताएं। ऑफ से पहले मैं ऑफ और किसकी बात कर लेते हैं? एपोस्ट्रोफियस की। या चलिए पहले ऑफ की बात कर लेते हैं। अब देखिए ये जो ऑफ है ना, ऑफ का यूज कहाँ करते हैं हम? तो ऑफ जो होता है ये एक प्रीपोजिशन होता है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। ऑफ क्या होता है? एक प्रीपोजिशन होता है। अब इसको कवर किया जाएगा किस टॉपिक में? तो आपको पता होगा कि प्रीपोजिशन टॉपिक में। इसको किस में कवर किया जाएगा? प्रीपोजिशन टॉपिक में। इसका मतलब आपको वेट करना पड़ेगा किस टॉपिक का? प्रीपोजिशन का, अगर ऑफ को अच्छे से समझना है तो। लेकिन ऑफ को अगर देखेंगे तो ये पोजीशन भी दिखाता है। क्या दिखाता है? पोजीशन, नाउन का। और पोजीशन के केस में जो बातें होंगी उसको आज हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, जैसे ध्यान से सुनेंगे, जब ये प्रीपोजिशन होगा तो इसकी मीनिंग का, के, की होगी। ठीक है ना, का, के, की भी होती है और इसका मतलब सिलेक्शन भी होता है। प्रीपोजिशन में का, के, की नहीं, पोजीशन में का, के, की होगी। ठीक है, इसकी मीनिंग से, में से, ऐसा। तो जैसे मैं बोलूँगा द बॉयज ऑफ माई स्कूल आर वेरी इंटेलिजेंट। द बॉयज ऑफ माई स्कूल, यानी कि द बॉयज मीन्स लड़के, ऑफ माई स्कूल मतलब मेरे स्कूल के, मतलब मेरे स्कूल के जो लड़के हैं वो कैसे हैं? वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे क्या है बताइए? यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है लेकिन पोजीशन दिखा रहा है यहाँ पे। कहाँ के लड़के? तो मेरे स्कूल के लड़के। ठीक है ना, समझ रहे हैं? तो द बॉयज ऑफ माई स्कूल, तो ये पोजीशन दिखा रहा है। तो इसको अगर प्रीपोजिशन के रूप में पढ़ना होगा तो प्रीपोजिशन टॉपिक में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और यहाँ पे पोजीशन के केस में हम देख लेते हैं। तो इसका मतलब कि ये स्कूल क्या है? नॉन लिविंग। बॉयज क्या? लिविंग। तो यानी कि नॉन लिविंग की जब बात आएगी तो वहाँ पे हम यूज करेंगे ऑफ का। ठीक है, और लिविंग में नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। जैसे मैं बात करूँगा यहाँ पे, राम्स बुक हैज बीन स्टोलन। राम की बुक चुरा ली गई है। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छी थी। तो राम्स बुक हैज बीन स्टोलन, राम की बुक चुरा ली गई है। अब यहाँ पे राम क्या है? आपने बोला सर लिविंग। क्या है? लिविंग। अब लिविंग के साथ तो एपोस्ट्रोफी एस तो लगा सकते हैं, राम्स बुक बिल्कुल सही है। लेकिन ऑफ के केस में अगर इसको लिखना चाहें तो इसको पहले करेंगे, ऐसे लिखेंगे बुक, बीच में यूज करेंगे ऑफ, फिर ये चला जाएगा राम कहाँ? बाद में। और जब बाद में जाएगा तो इस ऑफ के पहले, यानी कि बुक किसकी है? राम की है, तो इसके पहले हम यूज करेंगे द। ठीक है,
और हो जाएगा द बुक ऑफ राम। उसके बाद क्या हो जाएगा, हैज़ बीन स्टोलन। अब आप मुझे बताएंगे सही कौन है, ये या ये। मतलब ऐसा बोलना चाहिए कि राम्स बुक हैज़ बीन स्टोलन या द बुक ऑफ राम हैज़ बीन स्टोलन। तो आप बोलेंगे सर दोनों सही है, ये भी और ये भी। पर एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जब एग्ज़ाम में अगर ये भी आ जाए और ये भी आ जाए, एग्ज़ाम में ये भी आ जाए और ये भी आ जाए, दोनों एक साथ आ जाए, वहाँ पे इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है तो यहाँ पे डबल टिक करेंगे, और इसको सेकंड प्रायोरिटी मिलती है तो यहाँ पे सिंगल टिक करेंगे। ऐसे सही तो वैसे दोनों है, पर दोनों कभी एक साथ देखने को मिल जाए तो ये सही ज़्यादा माना जाएगा। क्लियर? तो आई होप कि यहाँ तक बातें समझ लिए होंगे। अब ना इस प्रीपोजिशन का यूज कैसे कैसे होता है, ये मिल करके क्या यूज करता है, थोड़ा सा उसकी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, आइए इस चीज़ को जैसे अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे, यही मैं लिखा था द बुक ऑफ राम, ये लिख दे रहा हूं द बुक ऑफ राम, राम ही लिख दे रहा हूं। ठीक है, फिर यहाँ पे हैज़ बीन स्टोलन। अब देखिए, अब आप बताएंगे ये ऑफ क्या है। आपने बोला सर ये एक प्रीपोजिशन है, बिल्कुल सही बोला। मैं पूछूंगा प्रीपोजिशन के बाद आता है क्या, आप बोलेंगे सर उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट किसका, इस प्रीपोजिशन का, इसका। ठीक है, फिर जो ऑब्जेक्ट बनता है सेंटेंस में कौन होता है, आपने बोला सर नाउन ही ऑब्जेक्ट बन सकता है या प्रोनाउन बन सकता है। क्लियर? और इनके ऊपर जब एक बॉक्स लगाते हैं जो प्रीपोजिशन से शुरू होते हैं तो इन्हें आप क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे सर इन्हें हम बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज, जिसकी कई बार चर्चा किया जा चुका है। प्रीपोजिशनल फ्रेज, इसे क्या बोलेंगे हम, प्रीपोजिशनल फ्रेज। और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज ही सेंटेंस में दो तरह से काम करते हैं। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज ही सेंटेंस में दो तरह से काम करते हैं। कौन कौन सा करते हैं, एक काम करता है ये एडजेक्टिव फ्रेज का, ठीक, और दूसरा एडवर्ब फ्रेज का। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज का काम करेंगे। अब ये एडजेक्टिव फ्रेज का काम कब करेगा, तो जब ना ये कोशिश करेगा किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने की। किसको, नाउन को या प्रोनाउन को। ठीक, लेकिन इसे एडवर्ब फ्रेज कब कहेंगे, एडवर्ब फ्रेज इसे तब कहेंगे जब ये किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा, किसी वर्ब को क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा, किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा, तब उसे एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। यानी कि ये पूरा मिल करके इस बॉक्स के ऊपर क्या है, प्रीपोजिशन फ्रेज। अब चेक करते हैं कि ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, तो मैं बोलूँगा द बुक हैज बीन स्टोलन, बुक चुरा ली गई। आप पूछेंगे किसकी बुक, तो मैं बोलूँगा द बुक ऑफ राम। यानी कि ऐसा लग रहा है ये पूरा मिल करके इस बुक को क्वालिफाई कर रहा है कि बुक है किसकी, आपने बोला बुक राम की है, द बुक ऑफ राम मतलब राम की बुक। तो ये बुक क्या है, आपने बोला सर नाउन। और ये पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज मिलकर क्या कर रहा है, इस नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसके बारे में कुछ डिटेल्स ऐड कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। क्यों, क्योंकि जो नाउन या प्रोनाउन में डिटेल्स ऐड कर दे एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव हो गया। यानी कि ये पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। जब ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया तो इसके बाद अगर जो वर्ब लगता है वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है। ये जो वर्ब आता है ये किसके हिसाब से लगता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो इसका मतलब ये तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता, क्यों, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, दोनों मिलकर के एडजेक्टिव फ्रेज हो गए। तो वास्तव में यहाँ जो रियल सब्जेक्ट है वो कौन है, बुक। और ये बुक है तो सिंगुलर है तो हैज लगाए। पर अगर इसे हम प्लूरल भी तो कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने इसे प्लूरल कर दिया, प्लूरल करके आपने क्या लिखा, बुक्स। तो लिखेंगे द बुक्स ऑफ राम। अब बताइए यहाँ हैज लिखेंगे या हैव, तो अब बताइए कि ऐसा भी लिख सकते हैं द बुक ऑफ राम हैज बीन स्टोलन, या द बुक्स, यहाँ पे हम बुक्स भी लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं द बुक्स ऑफ राम, अब ये हो जाएगा हैव बीन स्टोलन। आप इस राम के अकॉर्डिंग ना हैज नहीं लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग लगेंगे। क्यों लगेगा, क्या ये बातें समझ में आई।
बिल्कुल आई होगी। तो यहाँ पे साथ साथ ना हम नाउन के पोजीशन या केस की सिर्फ नहीं बात कर रहे हैं, बल्कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम का एक टॉपिक होता है, साथ साथ वो भी सीख रहे हैं, जिसे हम सिंटेक्स कहते हैं। सिंटेक्स का मतलब वाक्य शुद्ध शुद्ध लिखना आए, और शुद्ध लिखना तभी आएगा जब पूरा ग्रामर आपको आता होगा, पूरा नाउन से लेकर आपको कंजंक्शन इंटरजेक्शन आता हो, नरेशन आता हो, वॉइस आता हो, ठीक है, फ्रेज क्लाज वगैरह सब आते हों, तब जाकर के आप शुद्ध सेंटेंस लिख पाएंगे। यानी कि सेंटेंस नाम की कोई टॉपिक नहीं होती, जब पूरा ग्रामर पढ़ लेंगे तो उसकी निचोड़ है कि आप शुद्ध शुद्ध लिख पाएँ, जिसे हम बोलेंगे क्या, सिंटैक्स। क्लियर है? तो आइए इस चीज़ को हम देखते हैं। तो यहाँ तक कवर हो गया ना कि आखिरकार ये एडजेक्टिव फ्रेज है, यहाँ तक समझ गए। आइए इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, मिटाते हैं। अब फिर मैं मिटा करके इसको आगे बढ़ाऊंगा और आपको क्या करूंगा, एक और सेंटेंस लिखूंगा। अब बोलेंगे कि द फादर ऑफ, मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ चमन, क्या लिख दिया, चमन। अब आप बताएंगे ये तो ऑफ प्रीपोजिशन है। आपने कहा बिल्कुल सर। मैंने पूछा चमन क्या है, बोलेंगे सर इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ। सब पे बॉक्स लगाए तो आप बोलेंगे सर इसे प्रीपोजिशनल फ्रेज कहेंगे, यही एडजेक्टिव या एडवर्ब हो सकता है। मैंने कहा ठीक, मतलब यहाँ एडजेक्टिव है क्योंकि फादर को क्वालिफाई कर रहा है, जो कि फादर क्या है, एक नाउन है। तो ये फादर, द फादर ऑफ चमन इज अ डॉक्टर। डॉक्टर है, कौन डॉक्टर है, फादर। किसके फादर हैं, आपने बोला सर चमन के फादर हैं। द फादर ऑफ चमन इज अ डॉक्टर, मतलब फादर डॉक्टर है, लेकिन किसके फादर हैं, आपने बोला सर चमन के। तो ऐसा नहीं लग रहा है फादर को क्वालिफाई कर रहा है, तो इसे बोलिए ना आप एडजेक्टिव फ्रेज, क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। अब जब एडजेक्टिव फ्रेज हुआ तो इसका मतलब ये नाउन है, और आप जानते हैं कि नाउन सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। क्या आप इसे प्लूरल भी कर सकते हैं, आपने कहा सर बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि भाई उसके फादर तो एक ही होंगे ना, एक से ज़्यादा तो ही नहीं सकते, बुक्स ज़्यादा हो सकती थी, तो इसलिए आपने बुक या बुक्स लिख सकते थे, लेकिन फादर को फादर्स करके यहाँ पे आप आर का यूज नहीं कर सकते, गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने पहचान लिया कि एडजेक्टिव फ्रेज है, और ये क्या है, जिसको ये क्वालिफाई कर रहा है बोला ये नाउन है, और ये मेन सब्जेक्ट है, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब है। तो यहाँ तक आप क्लियर समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल। अब मैं ऐसा लिखूंगा, अब कहेंगे सर ये हमेशा सिंगुलर आएगा क्या, मैं कहूँगा जब फादर आएगा तो भाई सिंगुलर ही आएगा, क्योंकि फादर एक से ज़्यादा होते नहीं है। तो आपने कहा कि सर क्या मैं ऐसा लिख दूँ क्या, अ फादर, क्योंकि आपको पता होगा कि जो सिंगुलर होता है उसके पहले आर्टिकल्स ए का यूज करते हैं। तो कहेंगे सर ऐसा नहीं लिख सकते क्या कि अ फादर ऑफ चमन, अ फादर ऑफ चमन इज अ डॉक्टर। अब कहेंगे सर फादर तो एक ही होते हैं, बताने की क्या जरूरत है यहाँ पे कि अ फादर, द फादर लिखिए यहाँ पे, यानी कि सही होगा। अ फादर यहाँ लिखना बिल्कुल गलत होगा, ऐसे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि अ फादर ऑफ चमन, चमन के एक पिता, जैसे लग रहा है उसके बहुत सारे पिता हैं और एक पिता की बात हो रही है, गलत होगा। तो इसका मतलब कि जैसे यहाँ ए लगेगा फादर के पहले, गलत होगा। अब इसे सही करने के लिए ना आपको एक काम करना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट यहीं पे समझा दे रहा हूँ, ठीक है। आपको करना क्या पड़ेगा कि ए लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्या, फादर ऑफ चमन, और यहां लगाएंगे एपस्ट्रॉफी एस, लिखेंगे फादर ऑफ चमन्स इज अ डॉक्टर। इसका मतलब बताएंगे क्या होगा, अ फादर ऑफ चमन्स इज अ डॉक्टर, मतलब बताइए आप। देखिए लिखा है अ फादर ऑफ चमन्स, यहाँ एपस्ट्रॉफी एस दिख रहा है, यानी कि चमन के बहुत सारे पिता हैं, उनमें से एक। अ फादर ऑफ चमन्स इज अ डॉक्टर, मतलब चमन के बहुत सारे फादर हैं, उनमें से किसी एक फादर की बात हो रही है, और वो जो एक फादर है वो एक डॉक्टर है। क्या ये सही लग रहा है सेंटेंस, आपको नहीं लग रहा है गलत है? आपने कहा सर कैसे गलत है, इसको बताइए। चलिए ऊपर की सारी चीज़ों को ना एक बार इरेज करते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं कि गलत है कैसे। तो आइए इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। इस नीचे वाले को हम छोड़ देंगे, बाकी सबको ऊपर वाले को ऐसे यहाँ से हम इसको इरेज करते हैं। देखिए
आपको मैं ये बता दूं कि जो ये ऑफ होता है ना, ये दो काम करता है। पहला चीज कि पोजीशन दिखाएगा, ठीक। दूसरा चीज ये सिलेक्शन दिखाएगा। तो यहां सेलेक्ट कर रहा है कि बहुत सारे फादर हैं, उनमें से एक। अब ये जब पोजीशन दिखाएगा तो यहां पे आएगा द, ठीक। फिर क्या आएगा, एक नाउन, फिर बीच में आएगा ऑफ। बात मैं ऑफ की कर रहा हूं तो ऑफ ही आएगा ना, बताइए, ऑफ आएगा। फिर यहां एक आएगा नाउन, और ये हो जाएगी पोजीशन, और ये जो हो जाएगी पोजीशन हो जाएगी, ठीक है ना इसकी, ठीक है। अगर सिलेक्शन की मैं बात कर लूं तो सिलेक्शन में यहां दिखेगा ए या एन, या सिलेक्शन में ए या एन से पहले, चलिए ठीक है, ए या एन आएगा, फिर यहां एक नाउन आएगा, ठीक है। फिर यहां पे एक नाउन आएगा। अब ये जो लास्ट में जो नाउन दिख रहा है ना, इस नाउन के ऊपर आपको एपोस्ट्रॉफी नजर आएगा, एपोस्ट्रॉफी एस, किसमें, जब बात सिलेक्शन में करेंगे। जैसे मैं यहां लिखूंगा वन ऑफ माई फ्रेंड, वन ऑफ माई फ्रेंड इज या आर रेडी टू डू दिस वर्क। अब बताएंगे वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरे दोस्त में से एक। अब बताइए दोस्त ज्यादा होंगे उनमें से एक दोस्त में से एक। अब कहेंगे सर एक में से एक को कैसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ज्यादा में से कम को करते हैं ना, जैसे 10 है 10 में से 2 को सिलेक्ट कर लिए, 15 है 15 में से 3-4 को कर लिए। तो सिलेक्शन कभी भी ज़्यादा में से करेंगे कि एक में से एक को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरे पास एक मार्कर है, आप कहेंगे, मैं कहूँ क्या कहेंगे, इस मार्कर में से एक, अरे भाई एक ही है, एक में से कहाँ एक निकालेंगे, हाँ ये 2 होता तब आप सेलेक्ट करते हैं इनमें से ये वाला, समझ रहे हैं। तब बोल रहे हैं वन ऑफ माई फ्रेंड, आपको नहीं लग रहा है गलत है, यहाँ पे सिलेक्शन की बात हो रही है कि मेरे दोस्त में से एक। अरे भाई दोस्त में से एक को कैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पोजीशन नहीं बल्कि क्या दिखा रहा है, सिलेक्शन दिखा रहा है। इसका मतलब ये प्लूरल होने चाहिए, यानी कि वन ऑफ के बाद जो नाउन आएंगे वो प्लूरल होने चाहिए। तो यहाँ फ्रेंड नहीं फ्रेंड्स करेंगे, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक, बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं, इसका मतलब है कि बहुत सारे हैं, उनमें से किसी एक की बात हो रही है, सेलेक्ट कर ले किसी एक को। और वो जो है इज या आर, तो जब बात बहुत सारे फ्रेंड्स में से एक को सिलेक्ट किए हैं तो सिलेक्शन एक की हुई है, ये सिंगुलर हुआ। और जब ये सिंगुलर हुआ तो आपको पता होगा कि इज होगा, आर को काट देंगे। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज, और ऐसा भी समझ सकते हैं कि ऑफ एक प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद जो आया उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी अ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो इज है इसके हिसाब से नहीं बल्कि वन के हिसाब से लगेगा। तो वन ऑफ माई फ्रेंड इज रेडी टू डू दिस वर्क। अब बताइए मेरे बहुत सारे दोस्तों में से एक, अब एक क्या, अब एक क्या आएंगे बताइए। अरे दोस्तों में से सेलेक्ट करेंगे तो दोस्त करेंगे ना, कि जानवर कर लेंगे या बुक्स कर लेंगे या पेन कर लेंगे। भाई बहुत सारे दोस्त हैं, दोस्तों में से एक क्या, दोस्त। तो यानी कि इस बहुत सारे फ्रेंड्स में से एक ये क्या है, वन फ्रेंड है। तो क्या आप ऐसा लिखेंगे वन फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड्स, नहीं, क्यों, क्योंकि नाउन को रिपीट नहीं करते हैं, बहुत सारे हैं उनमें से एक कह दिए तो समझ में आएगा कि सिलेक्ट किसी एक फ्रेंड की हुई। तो यहाँ फ्रेंड अंडरस्टूड पार्ट होता है, इसे लिखा नहीं जाता। क्लियर। अब वन फ्रेंड लिखेंगे फ्रेंड्स, अब वन है तो फ्रेंड ही होगा, तो जो कि अंडरस्टूड पार्ट है, इसके हिसाब से मैंने इज लगाया। तो वन फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड्स, ऐसा नहीं बोलेंगे, ये अंडरस्टूड पार्ट है, ठीक। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स और सिंगुलर वर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब वन फ्रेंड ऑफ माई फ्रेंड्स ऐसा हुआ, ठीक है। तो ये कम से कम कैसे करना पड़ेगा, प्लूरल, ठीक है।
तो ये सिलेक्शन दिखा रहा है। अब इस सिलेक्शन को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब इस सिलेक्शन को समझने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा नाउन पिक एपोस्ट्रॉफी। जैसे ना अब इसको यहाँ से मिटाते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं, ठीक है। आइए इसको ना मिटा करके यहाँ से हम देखते हैं, समझते हैं। तो इस चीज़ को और इस चीज़ को हम पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं, ठीक है। जैसा मैं लिखूंगा कि द पिक्चर, पिक्चर समझते हैं, तस्वीर। तो द पिक्चर ऑफ, मैंने लिखा यहाँ पे गीता, इसका मतलब गीता की तस्वीर। गीता की कितनी तस्वीर है? आपने बोला सर एक है। अब क्या ये सिलेक्शन दिखा रहा है? आपने कहा सर नहीं, द पिक्चर ऑफ गीता मतलब गीता की एक तस्वीर की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा ऐसे, क्या कि द पिक्चर, अब द के जगह यहां ए लगाएंगे, क्या लगाएंगे? तो अ पिक्चर ऑफ गीताज, अब गीताज कर लेंगे। गीताज का मतलब, अब गीता के बाद एपोस्ट्रॉफी एस लगा, दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा होगा। तो इसका मतलब इसकी पोजीशन इधर कहीं ना कहीं आनी चाहिए। आई? आपने कहा सर नहीं है। तो अब पिक्चर ऑफ गीताज, यानी कि गीताज मीन्स गीता की तस्वीर, जो ये नाउन ऑलरेडी मेंशन हो चुका है वो इधर है, अंडरस्टूड है। यानी कि इसका मतलब ये है क्या कि अ पिक्चर ऑफ गीताज पिक्चर्स, मतलब गीता के बहुत सारे पिक्चर्स हैं, उनमें से एक पिक्चर की बात हो रही है। तो या तो यहाँ से इस पिक्चर को हटाइए या इस पिक्चर को हटाइए। तो आपने इसको हटा दिया, तो इसको आपने बोला अ पिक्चर ऑफ गीताज। तो गीताज की मतलब बहुत सारे गीता की पिक्चर है, उनमें से किसी एक की बात हो रही है। तो यहाँ ये क्या दिखा रहा है? सिलेक्शन। क्या दिखा रहा है? सिलेक्शन। इसका मतलब यही चीज़ आपको यहाँ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ए या एन दिखे, फिर एक नाउन दिखे, फिर ऑफ आए, फिर लास्ट वाले नाउन पे यहाँ एपोस्ट्रॉफी एस आपको यूज करना पड़ेगा, और इसके बाद जो नाउन होगा वो अंडरस्टूड रहेगा, या क्योंकि वो नाउन ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया जा चुका है। वैसे ही द पिक्चर ऑफ गीता मतलब गीता की एक तस्वीर, अब पिक्चर ऑफ गीता मतलब गीता की बहुत सारी तस्वीरें हैं, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट किया गया है। तो ये दिखा रहा है सिलेक्शन। क्या दिखा रहा है? सिलेक्शन। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि जब भी यहां द आएगा ये सिंगुलर, ठीक है। जब भी ए या एन आएंगे तो उसके बाद इधर हमेशा क्या आएंगे, मतलब ज्यादा में से सेलेक्ट किए होंगे। तो ज्यादा का मतलब इस नाउन पे एपोस्ट्रॉफी एस आएंगे, उसकी इधर पोजीशन रहती है, ठीक है, याद रखेंगे। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं, कैसे कि ज्यादा में से एक, मतलब इसका मतलब होता है ज्यादा में से एक की बात हो रही है, मतलब वैसे बहुत है, जैसे इसकी बहुत सारी तस्वीरों में से एक, तो वैसे नहीं बोल देंगे कि ऐसा नहीं बोल देंगे कि अ फादर ऑफ चमन, चमन था ना, चमन्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि चमन के बहुत सारे फादर है, उनमें से एक। अरे भाई बहुत सारे फादर तो हो नहीं सकते। हाँ ऐसा हो सकता है, एन अंकल ऑफ चमन्स, चमन के बहुत सारे अंकल होंगे, उनमें से एक अंकल की बात हो रही है। अंकल तो ज़्यादा हो सकते हैं, फादर ज़्यादा नहीं हो सकते। तो बोलेंगे एन अंकल ऑफ चमन्स हैज डन दिस वर्क, हैज डन दिस वर्क। तो एन अंकल ऑफ चमन्स मतलब चमन के बहुत सारे अंकल हैं, उनमें से कोई एक हैज डन दिस वर्क मतलब इस काम को किए हैं। तो क्या यहाँ तक आप ये बातें समझ पाए? बोलिए। आई होप कि यहाँ तक आप बातें समझ पाए होंगे। अब इसको हम क्या करते हैं? इरेज करते हैं।
तो आइए इस चीज़ को आप समझ पाए होंगे कि ऑफ और एपोस्ट्रॉफी एस का यूज हम कहाँ करते हैं। और आइए अब ना एक आध क्वेश्चन हम देते हैं आपको, उनको सॉल्व कीजिएगा। अगर आप सॉल्व कर पाएंगे तो मैं ये मानूंगा कि आप यहाँ तक हमारी बातें समझ पाए होंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा द फादर ऑफ मोहन्स इज अ डॉक्टर, मैंने ऐसा लिखा। इसके मैंने पार्ट बनाया 1 2 3, मतलब ए बी सी और डी। इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे सी, और इस पार्ट को इधर रहता है नो इरर। क्या होता है? नो इरर, जिससे हम बोलेंगे डी। अब अगर आपसे किसी ने पूछा इस पार्ट किस पार्ट में एरर है, यहाँ पे द फादर ऑफ मोहन। अब आपको पता है कि द लगा तो किसी पर्टिकुलर फादर की बात हो रही है, कोई एक फादर, तो फादर किसके? मोहन के। तो आपको क्या लग रहा है कि हाँ मोहन्स होगा? नहीं, गलत हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे पार्ट बी में एरर हो जाएगी। समझ गए कि नहीं? आइए, अगर मैं ऐसा लिखूं कि अ फादर ऑफ, फिर ऐसे लिख दूं मोहन्स, फिर लिख दूंगा कि इज और डॉक्टर, और ये हो जाएगा नो एरर, जिसको हम बोलेंगे पार्ट डी। इसे बोलेंगे सी, इसे बोलेंगे बी, इसे बोलेंगे ए। अब बताइए किस पार्ट में एरर है? अ फादर ऑफ मोहन्स, तो कहेंगे सर अब और लगा ना तो ये सही हो जाएगा, मोहन के बहुत सारे फादर में से एक। फिर वही बात, ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे फादर में से एक फादर कैसे हो सकते हैं मोहन के? कैसे हो सकते हैं? तो यानी कि यहाँ अब इस पार्ट में क्या है? एरर नहीं, बल्कि यहाँ पे भी एरर है। अब मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे? ऑफ फादर ऑफ मोहन। अब बताइए, मतलब यहाँ द लगा तो यहाँ पे तो मिस्टेक था, अब ये भी लगा और ये भी लगा, ऑफ फादर ऑफ मोहन्स। बताइए तो कहाँ गड़बड़ होगा? तो आप बोलेंगे क्या गलत तो यहाँ पे भी है, गलत तो यहाँ पे भी है। तो आप अगर एग्जाम में आ जाएगा तो इसको पढ़ते जाएंगे तो किस पार्ट में, ए में या बी में गलत मारेंगे? तो आपको लग रहा है सर यही मार देंगे। नहीं, देखिए जब पढ़ना हम इधर से शुरू करते हैं ना, तो जो पहले मिलता है उसी को एरर मानते हैं। तो यानी कि पार्ट ए में मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, वैसे मिस्टेक तो वहाँ भी है। अगर मान लीजिए ऐसे मैंने लिखा कि अ फ्रेंड ऑफ, अब आ जाएगा यहाँ पे सोहन, अ फ्रेंड ऑफ सोहन, फिर मैंने लिखा इज अ डॉक्टर, मान लीजिए ऐसे मैंने लिखा, और इधर बनाया मैंने नो एरर। क्या बनाया? नो एरर। मतलब ये है पार्ट डी, ये है सी, ये है बी और ये है ए। अब बताएंगे इसके किस पार्ट में एरर है। तो अ फ्रेंड ऑफ सोहन, सोहन का एक फ्रेंड। अब यहाँ नहीं लग रहा है कि एक फ्रेंड की बात हो रही है, तो एक फ्रेंड का सिलेक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो कितने फ्रेंड्स में से? ज़्यादा फ्रेंड्स में से। तो सोहन के ज़्यादा फ्रेंड होंगे। इधर फ्रेंड कैसे आएंगे? जब इन पे एपोस्ट्रॉफी एस यूज करेंगे तब। यानी कि जैसे यहाँ ए आया, यहाँ एपोस्ट्रॉफी एस जरूर आएंगे, ए या एन आएंगे तो ठीक है। और जैसे यहाँ द आया तो यहाँ से एपोस्ट्रॉफी एस गायब हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ भी ए आया, यहाँ भी आया, तो दोनों गलत है। लेकिन पहले इसको मारेंगे कि ऐसा हो नहीं सकता कि एक फादर हो। ठीक है, तो क्या ये क्वेश्चन आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इसको तो मैंने ही समझा दिया, आपसे पूछने वाले थे। तो मैं सोचता हूँ एक क्वेश्चन आपको दूँ और उससे आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे बोलेंगे कि अ फ्रेंड ऑफ, जैसे मैं लिखूंगा सुनील। ठीक है, अ फ्रेंड ऑफ सुनील इज अ टीचर। अब बताइए इसमें कौन सा, कहाँ एरर है? इसे आप बस सही कीजिएगा, और सही करके आप ना इसे क्या करेंगे? कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है, कमेंट में मैं ज़रूर चेक करूँगा कि आप इसको सही किए हैं कि नहीं। मतलब ये एरर है, मतलब इसमें गलत है। इसे करेक्ट करके लिखेंगे कैसे? आप करेक्ट करके आप इसे क्या करेंगे? करेक्ट करके आप कमेंट करेंगे मुझे। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ बस आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है और आप देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम आपसे मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इसे देखते रहें, एंजॉय करते हैं। फिर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करें।